सिविल सेवा के लिए दो चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही है, किंतु साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। हमें अपनी एनर्जी को ऐसे 1000 जगह वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को बेस्ट मैनेज करना है। और ये समझ लीजिए जब आप 90% तैयारी करते हो ना, उसके लिए मान लिया आपको ये 15 किताब पढ़नी है, ठीक है, बचा हुआ 10% तैयार करने के लिए आपको 150 किताबें पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। तो आप वो 150 पे फोकस मत करिए, आप 15 पे फोकस करिए, क्योंकि जो एंडलेस है, ओवरऑल सिलेबस इसका एंडलेस है, 100% कोई कवर नहीं कर सकता। ये भी आपकी स्मार्ट वर्क की पहचान है। दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी फॉर यू यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे साथ में जो है श्री अशोक सर जी जुड़े हुए हैं, जो कि डीजीपी उत्तराखंड हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करता हूं यूपीएससी फॉर यू यूट्यूब चैनल। जी, बहुत धन्यवाद। और सर, आप एज अ डीजीपी उत्तराखंड में पोस्टेड हैं, तो प्लीज़ मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि डीजीपी का कार्य क्या होता है और सारी बातें जो भी डीजीपी से रिलेटेड है। देखिए, डीजीपी किसी भी स्टेट पुलिस का हेड होता है जी। तो जितने भी स्टेट पुलिस के कार्य हैं वो सब उसकी कमांड और कंट्रोल में होते हैं। तो स्टेट पुलिस के बेसिक काम अगर आप देखेंगे जी। तो सबसे बेसिक काम है क्राइम कंट्रोल करना, जी। शांति व्यवस्था को बना करके रखना, जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना। जी। हाँ, और जो है इसके अलावा भी जो इसकी डिटेलिंग करेंगे तो फिर ढेर सारे काम हैं। बिल्कुल जी। है ना। अगर हम डिटेलिंग करें तो ट्रैफिक भी है, महिला सुरक्षा भी है, साइबर सुरक्षा भी है, ठीक है, जो आजकल नए चैलेंजेस हैं, ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट भी है, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट भी है, ठीक है। तो और फिर हमारी पुलिस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे जिला पुलिस है, फिर आर्म पुलिस बटालियंस हैं, फिर जीआरपी है, रेलवे पुलिस, फिर सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, ट्रेनिंग ब्रांच है। तो वो सब इसकी हमारी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ये सब भी डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह डीजीपी के रोल है मतलब। अच्छा, तो सर अभी आपने जैसा कि बताया कि डीजीपी की ये कार्य होता है, तो आप जब एज अ डीजीपी आपने ज्वाइन किया तो आपका मेन फोकस क्या था कि आप इस जो है पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैंने वैसे तो बहुत सारे चीज़ों पर फोकस किया है। एक तो मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक नारा दिया है, ठीक है, SMART, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, एक्टिव एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, वेल ट्रेन्ड एंड टेक्नोसेवी, स्मार्ट। तो इन सब पे हमारा फोकस है ही है। इसके साथ जो मैं एज डीजीपी मैंने जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस अपना बढ़ाया है वो ये है कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, उसको मैं बोलता हूँ पीड़ित केंद्रित पुलिस व्यवस्था। क्योंकि हमारे सिस्टम में, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कहीं ना कहीं, हमारे सिस्टम में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों के तरफ झुका हुआ है, क्योंकि लोग बाग पैसे से किसी तरह से अपने फेवर में सारी क्रिमिनल जस्टिस की सभी ब्रांचेज को करने के में प्रयासरत रहते हैं। तो पुलिस का भी यही कहीं ना कहीं कहानी है, पुलिस की भी। तो मैं सोचता हूँ पुलिस बनी इसलिए है कि वो गरीब की मदद करे। जो गरीब है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, वही पुलिस के पास आता है। किंतु आम तौर पर देखा जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं रिच और इन्फ्लुएंशियल की तरफ झुकी होती है, झुकी हुई होती है। तो ऐसा ना होने पाए और हम गरीब को और पीड़ित को न्याय दिला पाए, ऐसी पुलिस व्यवस्था पे मैंने फोकस करने की कोशिश की है। उनकी FIR लिखी जाए, FIR लिखें तो उनका अपराधियों को दंडित किया जाए, अरेस्ट हो सकें, ठीक है, गरीबों को झूठा ना फंसाया जाए। तो ये सारे मेरे जो है सेंटर पॉइंट्स रहे हैं मेरे फोकस के, मेरी प्रायोरिटीज़ के। इसके अलावा तीसरा फिर मैंने एक आइडेंटिफाई किया है, 4 नए थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, जिसमें क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता रहा है, उसमें 4 नए जो चैलेंज हैं जो सारे देश के सामने हैं। 2 तो उनमें से थोड़े से पुराने हैं, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है, और महिला सुरक्षा। और 2 एकदम नए हैं जो पिछले 4-5 साल में ही उभर करके आए हैं। एक तो ड्रग्स, पूरे देश में फैलते जा रहा है ड्रग्स का जाल, और साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम। आप देखिए, जमतारा से लेके मेवात तक, नाइजीरिया से लेकर के और
अरुणाचल तक हम दुनिया भर का साइबर क्राइम। साइबर वाला मैंने देखा कि आपका भी कुछ आया था अभी व्हाट्सएप से रिलेटेड। हाँ, वो तो आजकल किसी की भी फ़ोटो यूज करके एक मोबाइल नंबर से आप बात करने लगेंगे, वो सामने वाले को लगेगा इस आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, वो कोई भी नंबर यूज करके ऐसे ही फेसबुक पे कोई आईडी बना दिया, आपका सिर्फ फ़ोटो यूज किया जी, फ़ोटो और नाम आपका यूज कर रहे हैं, बाकी आपका कुछ नहीं है, सब साइबर क्रिमिनल उसके पीछे। तो इसके लिए हमें पूरे देश को बहुत ही जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत आसान है। पहले जो क्राइम होता था उसके लिए आपको मौके पे जाना होता था, ठीक है, किसी का मर्डर करना है, लूट करना है, चोरी करनी है, तो मौके पे जाएंगे, पकड़े जाने का भी डर रहेगा, पब्लिक पकड़ेगी, पीटेगी। तो अब तो कुछ नहीं, एक कोने में बैठा हुआ है बिहार के जमतारा में, और जो है कहाँ से पैसा निकल के उसके पास पहुँच जा रहा है। तो इसलिए साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे देश के लिए है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए है। तो इसे भी हमें मीट आउट करना है। तो ये इतने मैंने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ मेरा फोकस रहता है। फिर मैंने पुलिस कर्मियों के कल्याण को भी एक फोकस एरिया बनाया है, क्योंकि हमारा पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, तो उसके रहने की व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनके सम्मानजनक हो उनका जो है लाइफ, ये भी मैंने प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपकी स्टोरी क्या रही, क्योंकि हर एक के पीछे जो है एक मोटिवेशन रहता है कि आपको ये बनना था, तो आपने इस सर्विस की तरफ अपना रुझान कैसे किया? मेरी स्टोरी बड़ी ही डिफरेंट है जो सामान्यतः स्टोरीज होती हैं, क्योंकि मैं कहूँगा कि जब मैंने सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय लिया, उससे पहले के मेरे निर्णय सोसाइटी से गवर्नड थे। मतलब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था 10वीं तक, तो वहाँ पे मेरी मेरिट भी आई थी और सभी को पता था लड़का ब्रिलियंट है, क्योंकि मैं मैथमेटिकली बहुत शार्प था शुरू से। तो मैं बहुत पढ़ाकू भी नहीं था, बस सिर्फ मैथमेटिकली शार्प था। तो सभी कहते था भी लड़का तो बहुत तेज़ है, इसको कहीं आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो हमें पता नहीं था डॉक्टरी क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, खासकर इंजीनियरिंग का तो बिल्कुल ही नहीं पता था। डॉक्टर तो फिर भी आदमी गांव में देखता है, वहाँ भी नीम हकीम ही होते हैं। तो फिर हमने इंजीनियरिंग ब्रांच चुनी है, ये मानते हुए कि भाई डॉक्टरी में तो लोगों ने कहा कि आपको जी वहाँ जाना पड़ेगा, मेंढक वगैरह काटने पड़ेंगे, हमारा हरियाणा में सब वेजिटेरियन लोग रहते हैं। तो हमने कहा नहीं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं। तो इंजीनियरिंग का हम कुछ भी नहीं जानते थे, है क्या, किस तरह की नौकरी है, किस तरह का जॉब है। बस क्योंकि जैसा मैंने कहा हम ब्रिलियंट थे मैथमेटिकली, तो हम जो है 11th-12th में हम शहर में आ गए सोनीपत में, वहाँ के कॉलेज में पढ़े 2 साल। और वहाँ कुछ लोग दिल्ली के भी होते थे, वो IIT का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैंने भी दे दिया। तो लकीली मैं IIT दिल्ली में सिलेक्ट हो गया। तो मेरा IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहे थे, रूटीन में कर रहे थे, तो यही सोचते थे कि कहीं कोई इंजीनियरिंग की नौकरी पकड़ेंगे और देश की सेवा करेंगे। उन दिनों ट्रेंड होता था, अधिकांश लोग विदेश चले जाते थे। हमारे टाइम में 70-80% आदमी विदेश जाने के चक्कर में रहता था। यद्यपि वो बाद में काम आया देश के, क्योंकि उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना नाम कमाया कि पूरी दुनिया में इंडियंस की इमेज अब सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के नाम से हो गई है। बट मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, न मेरे कोई सॉफ्टवेयर मेरा फेवरेट टॉपिक था। तो मैं जो है इंजीनियरिंग के जॉब करना चाहता था। तो 3rd ईयर के बाद हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इसको इंटर्नशिप भी कहा जाता है। वो मैंने उषा फैंज में की, कलकत्ता में। और वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्ली इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे टेस्ट की चीज़ नहीं है। जिस तरह का ये काम है तो मेरे को मन नहीं लगता था, पूरा दिन मेरे को वेट करते हुए बिताना पड़ता था कि दिन कैसे बीते। तो तब मैंने ये डिसाइड किया लाइफ में कि भाई एक दिन काटने में इतना मुश्किल हो रहा है तो लाइफ कैसे कटेगी, तो ऐसी जॉब करनी क्यों है। तब मेरे को सिविल सर्विसेज का आइडिया आया कि सिविल सर्विसेज ज़्यादा पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड है, लोगों की सेवा का ज़्यादा मौका है, आप अपना इम्पैक्ट भी डायरेक्टली देख सकते हो, लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हो। तब मैंने जो है वहाँ से इंजीनियरिंग सिविल सर्विस में जाने का सोचा, और तब से फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। इस तरह से मैं IPS में आया। धन्यवाद सर। अच्छा, आपका स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही कि आप किस टाइम पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, आपने बाकी अभी बताया। स्ट्रैटेजी मेरी क्या रही कि जैसा मैंने कहा कि उससे पहले तो मुझे मैथमेटिक्स पसंद था, एनालिटिकल दिमाग था, तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो कुल मिला के IIT में भी ग्रेड्स ठीक ठाक आ गए। किंतु मैंने देखा लाइफ में पहली बार मैं रियल रगड़ा जिसे बोलते हैं वो सिविल सर्विस में ही पढ़ा मैं, ठीक है। उससे पहले मैंने कभी रगड़ा लगाया नहीं था। वो समझ लो मेरा नेचुरल टैलेंट था जो निकल आते थे, मार्क्स आ जाते थे। तो यहाँ मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा रगड़ा था, और उन दिनों तो 2 सब्जेक्ट होते थे ऑप्शनल, आजकल एक है, तो आधा लोड कम हो गया।
आप सोचिए ना, 2 ऑप्शनल तैयार करने और वो जनरल स्टडीज़ तैयार करना है, तो उससे लोड आज की तारीख में आधा है। तो उन दिनों इसलिए हम लोग को मेरी जो एवरेज है पर डे की 12 घंटे होती थी। बट ये एक बात और बताऊं, ये मैं 12 घंटे की कभी कभी 14 तक लेके गया मैं उसे। पीक पे जब जाते थे तो 14 घंटे पर डे होता था। ये तभी हो पाता था क्योंकि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी में भी मज़ा आता था, क्योंकि जबकि इंजीनियरिंग पढ़ना मैंने कभी एंजॉय नहीं किया, किंतु सिविल सर्विसेज में आके देखा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी हो, तो आपको जुड़ाव लग रहा था। आप देश के बारे में और ज़्यादा जान रहे थे, देश की और दुनिया के बारे में हर फील्ड में जान रहे थे। तो आपको लग रहा था कि पब्लिक पॉलिसी को कभी कल को आप डिसाइड करने वालों में से होंगे, उसको अफेक्ट करने वालों में से होंगे। तो वो उसको जो एंजॉय करता था मैं पढ़ाई को, इसलिए मेरे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो गए। यद्यपि मैंने कोई ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं की, और ये मैंने ज़रूर देखा स्ट्रेटजी में। एक बड़ी बात जो मैंने स्ट्रेटजी में उस टाइम सोची वो ये है कि एक आपका 3 या 4 का ग्रुप हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, ग्रुप स्टडी हो जाती है जी। नहीं, उसमें ग्रुप इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, फिर वो वहाँ पे गपबाजी ज़्यादा होने लगती है। तो 3 या 4 से बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। 3 या 4 के ग्रुप का फ़ायदा ये रहता है कि सारे डेडिकेटेड हो, उसमें एक भी आदमी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी नेगेटिव होगा तो ग्रुप को नीचे खींच लेगा। सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सब में एनालिटिकल पावर। आपने खाना खाया, 20 मिनट की वॉक करी शाम को, तो जितना टॉपिक आपने दिन भर में पढ़ा, डिस्कस कर लिया, तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं वो टॉपिक। अगर आपने ग्रुप में डिस्कस कर लिया तो आपको उसके फाइनल नुआंसेज आ जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के उसमें नुआंसेज आ जाते हैं। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप 12 से 14 घंटे जो है पढ़ाई किया करते थे, तो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि डिजिटल मटेरियल ज़्यादातर आ चुका है, तो क्या अभी भी उतनी नीड होनी चाहिए या आपकी क्या राय होगी इस पर? मुझे लगता है उतनी तो नहीं है, पर एवरेज मैं कहूँगा 10 घंटे का तो अभी भी आपको निकालना ही पड़ेगा। और कोई भी आदमी तैयारी करता है तो 2 साल का कम से कम उसे स्पैन मान के चलना चाहिए कि 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी और 10 घंटे रोज़ की एवरेज निकालनी पड़ेगी। उसके बिना, क्योंकि इतना वास्ट है सिलेबस, इतनी बड़ा है कि उसके बिना फिर रियल में कवर हो नहीं पाता है। अच्छा, कोचिंग कंपलसरी रहती है क्या, कि आपने तो नहीं की? देखिए, कोचिंग कोई बहुत कंपलसरी तो नहीं है। ये ज़रूर है जो आदमी ने शुरुआत से तैयारी नहीं किया है कहीं और सब, तो उसके लिए एक फ़ायदा तो रहता है, उसको डायरेक्टेड हो जाता है मामला। एक अच्छी कोचिंग मिलने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक प्लान ऑफ एक्शन मिल जाता है, किस स्पीड से पढ़ना है ना, वो सारी चीज़ें, मटेरियल भी मिल जाता है। पर एक बड़ी बात जरूर है, कोचिंग एक छोटा फैक्टर है। कोचिंग आपको हेल्प कर सकता है, आपकी को डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकता है, पर आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता। कोचिंग सेलेक्ट कराता तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, आजकल जैसे लिखा रहता है ना कि 100% सिलेक्शन। ना वो लिखा रहता है, वो तो गोली कुछ भी दे दो, उसमें क्या जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोचिंग से सेलेक्ट होना हो तो सारे कोचिंग वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं रहा है जी। भाई, 700-800 सेलेक्ट होने हैं और कोचिंग ले रहा है 1 लाख से ज़्यादा आदमी, तो वे सारे कहाँ सेलेक्ट होते हैं? ठीक है ना। कोचिंग सिर्फ आपके एफर्ट्स को डायरेक्शन देने के लिए है और शुरुआती तौर पे आइडिया देने के लिए, जिससे आपके एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। ठीक है, अदरवाइज मेहनत आपकी खुद की ही है। और एक बार के बाद बार बार तो कोचिंग कभी लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप उसके जाल में फंस जाओगे। वो भी एक लिमिटेड सर्कल है, क्योंकि जब कैलिबर आपका है और मेहनत आपकी है, सिर्फ कोचिंग आपको थोड़ी सी डायरेक्शन देता है, उसको बियॉन्ड उसका रोल नहीं है। अच्छा, अभी आपने अपनी बुक्स का जिक्र किया था, खाकी में इंसान और इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसमें आप प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या है। देखिए, खाकी में इंसान तो मेरे पुलिसिंग के अनुभवों का निचोड़ है कि कैसे जो है पुलिस वाला भी एक इंसान होता है और कैसे वो पीड़ित की मदद कर सकता है। इसके माध्यम से वो मैंने कोशिश की। और दूसरा ये भी कोशिश की है कि जो थानों में दलाल तंत्र बन गया है उसको कैसे तोड़ा जाए है, और कैसे हम पीड़ित की कंप्लेंट पे फोकस करके उसको न्याय दिलवाएं। तो ये सारा इस किताब में लिखा है। मैंने 2 किताबें और लिखी हैं जो सिविल सर्विस वाली है। एक इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और दूसरी क्रैकिंग सिविल सर्विस को कैसे क्रैक किया जाए। मतलब इसको जो है, जो एस्पिरेंट्स लोग हैं उनके लिए रेफर किया जा सकता है। दोनों उसी के लिए लिखी गई हैं, वो अमेज़न पे हैं दोनों किताबें। तो
इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया भी सिलेबस का पार्ट है जी जी आजकल, और पेपर 3 का, जीएस पेपर 3 का। और क्रैकिंग सिविल सर्विस में बेसिक टिप्स हैं कि भाई आपको क्यों सिविल सर्विस में जाना चाहिए, जाते हैं तो उसमें क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, आपके अंदर क्या कैलिबर है, कैसे आपको रीडिंग स्किल कैसे बढ़ाएं, राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़ाएं, मेमोरी कैसे बढ़ाएं, और टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे बेहतर करें, तो ये सारे टिप्स हैं उसमें। इंटरव्यू कैसे बेहतर करें, तो ये उस किताब में है, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज। इसमें आप एज अ डीजीपी आए, फिर आप कई जो है आपने कई पोस्टों को जो है देखा है, फेस किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि आपकी जो एस्पिरेंट लाइफ थी और इस टाइम की लाइफ में आप क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, दिन रात का चेंज का मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैं कहूँगा कि मेरा जो निर्णय था सिविल सर्विस में आने का, उससे मैं एक दिन भी रिपेंट नहीं किया। वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है आईपीएस, बहुत ही इंजॉयबल है, यद्यपि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, कई बार टफ फेजेस भी आएंगे, बट उसी का लाइफ में मज़ा है। एक स्मूथ राइड होने से आप इंजॉय नहीं करते। तो मैंने तो इसको जो सोच करके आया था कि इसमें पब्लिक सर्विस का मौका बहुत है, वो जितना सोचा था उससे ज़्यादा है। तो और आप रियल में इम्पैक्ट ला सकते हो, बहुत बड़े बड़े चेंजेस और इम्पैक्ट ला सकते हो, वो सारे स्कोप इसके अंदर हैं। और ये आईपीएस को तो मैं कहूँगा उसमें यूनिफॉर्म भी है, एक प्रकार से आर्मी का भी मज़ा है, आर्मी तो यूनिफॉर्म सर्विस का, और सिविल सर्विस भी है, क्योंकि ये पब्लिक फील्ड में है, ये बॉर्डर्स पे नहीं है ना। तो उस तरह से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा, आपने जैसा कि अभी बताया कि आप जो है चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो आप मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? मेंटल प्रेशर तो देखिए पुलिस में लगा ही हुआ है। क्राइम की सिचुएशन ले लो, उसमें मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कहीं वर्कआउट नहीं हो रहा, किसी का बच्चा किडनैप हो गया, तो वो टेंशन तो आएगा। फिर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर है, जाम लगा है, आजकल जैसे अग्निवीर पे आंदोलन चल रहा है, कहीं पिछले किसान आंदोलन चला था, तो वो सारा पुलिस को झेलना है। तो ये तो मेंटल प्रेशर तो हमेशा रहता है, काम का प्रेशर कह लीजिए, और परफॉर्मेंस का प्रेशर, प्लस शांति बनाए रखने का प्रेशर। तो वो ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज होती जाती है, आप उसको फेस करने लगते हो, बेसिकली आदत पड़ जाती है। मतलब आपकी कुछ ऐसा कोई नया तरीका नहीं है कि जिससे एज अ एस्पिरेंट जो है वो भी, क्योंकि एस्पिरेंट पे भी वर्क लोड और घर की लोड, जो भी फैमिली लोड होता है, तो वो पड़ा रहता है। मेंटल प्रेशर को कैसे डील करना है? बिल्कुल। मेंटल प्रेशर को डील करने की तो देखिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, मैंने वहाँ पे डील किया है इसको, वो बहुत आसान है। उसका सिंपल सा हम ये सोचें, एक रस्सी ले लीजिए आप, जिस पे आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है? अगर उसको आप स्ट्रेस फ्री कर दोगे, उसको ढीला छोड़ दीजिए, तो काम आएगी क्या? बेकार, लटक जाएगी, कुछ किसी काम की नहीं है। और अगर आप उसको खींच दीजिए, खींचते जाइए, इतना खींच दीजिए टूट जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेस का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। अगर हमने 0 स्ट्रेस कर दिया तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वो झूल जाएगी रस्सी। और हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो टूट जाएगा, तो आपका जो है ना पूरा मेंटल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे काम करना है। जो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी, थोड़ा और बढ़ा, परफॉर्मेंस बढ़ी, किंतु एक लिमिट के आगे बढ़ा तो खट से 0 पे आ गई। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना है कि तैयारी के, कि भाई हाँ हमारा चैलेंज है, हमारी पढ़ाई है, हमें करना है, इतने घंटे निकालना ही निकालना है। तो वो इतना प्रेशर हमारे दिमाग में बना रहे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, किंतु उसको अपने सर के और अपने दिमाग के, अपनी बॉडी के ऊपर नहीं होने देना। अरे भाई, कुल मिला के मेरा शरीर है, मेरे को तैयारी करनी है, आज 10 घंटे नहीं हुआ, कहीं फंस गया, 1 घंटा रुके, कोई बात नहीं, कल को कवर करूँगा। मन में जरूर रखें कि यस मुझे करना है, किंतु एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है कि मैं अपना बैलेंस ही खो दूँ, नींद आना बंद हो जाए, तो उसको फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर अगले दिन का यस, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका है। और दूसरा ये है कि कई बार लोग क्या है, इंटरव्यू में जाना है, उनको स्ट्रेस शुरू हो जाता है। किसी की धड़कन बढ़ जाएगी, किसी को पल्पिटेशन आना शुरू हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा। ये सब नॉर्मल है, ये मान के चलना चाहिए कि स्ट्रेस सभी में आएगा, A to Z, हर आदमी में आएगा, चला जाएगा। बस जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गया कि स्ट्रेस आना नॉर्मल है,
तो आप उससे पार पा जाओगे। अगर आपने उसका लोड लिया, स्ट्रेस का लोड लिया, तो आप बैठ जाओगे, फिर आपकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी इंटरव्यू में, फिर आप नॉर्मल ही नहीं रहोगे, डरे डरे बैठे रहोगे। नहीं, आप मानिए तो आते धड़कन आई बड़ी थोड़ी बहुत अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, 1 मिनट में हम नॉर्मल हो जाते हैं। आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने टिप्स दी। बाकी जो भी चीज़ें हम सर से नहीं पूछ पाए हैं या कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को कि रह गया है, तो सर की बुक्स हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप कर सकते हैं। बाकी सर लास्ट में कुछ राय जो या एक आपका संदेश विचार। नहीं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि वो अपनी तैयारी मनोयोग से करें, पूरा फोकस से करें, अर्जुन की तरह। वो अपनी एनर्जी को इधर उधर ना लगाएं, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाएं अपनी। और सिविल सेवा के लिए 2 चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही है, किंतु साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। हमें अपनी एनर्जी को ऐसे 1000 जगह वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को बेस्ट मैनेज करना है। और ये समझ लीजिए, जब आप 90% तैयारी करते हो ना, उसके लिए मान लिया आपको ये 15 किताब पढ़नी है, ठीक है, बचा हुआ 10% तैयार करने के लिए आपको 150 किताब भी पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। तो आप वो 150 पे फोकस मत करिए, आप 15 पे फोकस करिए, क्योंकि जो एंडलेस है, ओवरऑल सिलेबस इसका एंडलेस है, 100% कोई कवर नहीं कर सकता। ये भी आपकी स्मार्ट वर्क की पहचान है। और आसानी से तो नहीं मिलेगी, किंतु इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो अपने को लोड लें, पर लोड इतना ना लें कि जो है बिल्कुल हमारी रस्सी टूट जाए, हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाए, ऐसा भी नहीं होने दें। बाकी मैंने बहुत सारे टिप्स अपनी इस किताब में दिए हैं, उसको हिंदी में भी थी। आजकल सिविल सेवा परीक्षा आपकी मुट्ठी में, वो अमेजन पे मिलनी चाहिए। ये आपने जो मुझे कर्मसु.in करके वो दिया है, ऐसा मोमेंटो, ये क्या है? सर यहाँ पे जो है हम लोग जो वेद है, पुराण है, गीता है, शास्त्र है, तो आज की जो जनरेशन है वो इन सारी चीज़ों को भूलती जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को जो है फॉलो करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो भी हमारे वेद है, पुराण है, तो इनको हम लोग लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट जो भी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बेसिकली उसी के लिए पूरा ऐप है, डेडिकेटेड है। ठीक, बहुत अच्छा।